Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर विच इज न्यूक्लियाई। एटम्स के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब हम आज के इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियाई। ठीक है, तो सिलेबस क्या है जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जो कॉम्पोजिशन होता है न्यूक्लियाई का, जो हमको पहले से पता है, मैंने एटम्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया था, है ना। उसके बाद न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, किस पे ये डिपेंड करता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद मास एनर्जी रिलेशन हमारे पास होता है, ये आपको पता है, हमें आइंस्टाइन सर ने दिया था, विच इज E=mc²। ठीक है, फिर हम देखेंगे मास डिफेक्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे, एंड किस तरीके से ये वेरी करता है, चेंज करता है विद मास नंबर यानी कि कैपिटल A। ठीक है, फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है न्यूक्लियस से रिलेटेड, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए होगी सो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो, द नेम इज स्टडी वेयर हाउस 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता है जब हम एक न्यूक्लियस की बात करते हैं या इन जनरल अगर मैं एटम की बात करती हूं, तो हमने कहा सेंटर पे न्यूक्लियस है, इसके अराउंड बहुत सारी शेल्स हैं, उनमें ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूं तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमने कहा प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर इन शेल्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ही बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कुछ पढ़ना था हम ऑलरेडी एटम में पढ़ चुके हैं, है ना। तो प्रोटॉन्स का हमने देखा था चार्ज इतना होता है, विच इज इक्वल टू E, विच इज द फंडामेंटल चार्ज, है ना। रिलेटिव चार्ज +1 आ जाएगा, इस पे -1, और हमें पता है न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होगा। मास हमने देख लिया था, हमने देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट इट इज नेग्लिजिबल, क्योंकि जब हम इसके रिलेटिव मास की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम आता है इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो बहुत ही कम आता है, तो इसको हम यूजुअली निग्लेक्ट कर देते हैं, और हम कहते हैं जो मैक्सिमम मास रिसाइड करता है एक एटम में वो उसके न्यूक्लियस में ही करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, रिविजन इसका हमने कर लिया है। प्रोटॉन्स क्या है, तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं, हमको ये पता है। चार्ज इनमें इतना होता है, रिलेटिव चार्ज ये है, मास हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। देन रिलेटिव मास इसका 1 आ जाता है, हम U या फिर 1 AMU लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, मैंने कहा कि एक ऐसी यूनिट है जिसका मैं यूज करती हूँ एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। यूजुअली हम जैसे मास है तो हम किस में मेजर करते हैं, हम ग्राम में या फिर किलोग्राम में, है ना। पर इतने में हम एटम का मास तो मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा होता है ना एटम। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगी तो बहुत ही छोटे हैं, तो इनका मास भी बहुत ही कम है, तो हम ग्राम या किलोग्राम में नहीं लिख सकते हैं। 14 ग्राम 15 ग्राम ऐसे तो मैं नहीं कह सकती हूँ ना। तो किस में होता है, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में ये होता है, और इसमें कितने ग्राम या कितने किलोग्राम होते हैं, सो इसमें इतने ऑलमोस्ट हमारे पास किलोग्राम होते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम देखेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, प्रोटॉन्स का नंबर कैसे निकालते हैं, सो इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, जो आपको पता है किसी भी अगर एलिमेंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ZXA या फिर ZXA इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। A क्या होता है, हमारा मास नंबर होता है, और Z होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है, गिवन द कंडीशन कि वो एटम एक न्यूट्रल एटम होना चाहिए, यानी कि ना ही उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज करा है ना ही गेन करा है। ठीक है, चलो अब प्रोटॉन की डिस्कवरी करी किसने थी, तो E गोल्डस्टीन ने करी थी या फिर रदरफोर्ड जी ने, यही कंफ्यूजन होता है। तो रदरफोर्ड जी ने करी थी, क्योंकि E गोल्डस्टीन ने हमें कैनाल रेस के बारे में बताया था, उन्होंने हमें प्रोटॉन्स के बारे में नहीं बताया, वो तो हमें रदरफोर्ड जी ने बताया कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ पे हैं, सेंटर पे है, न्यूक्लियस पे है, तभी न्यूक्लियस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो डिस्कवरी किसने करी, रदरफोर्ड ने। कैनाल रेस की किसने करी, E गोल्डस्टीन ने करी। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन्स पे हमें पता है कि कितना चार्ज होता है, माइनस का होता है, सो -1 इस पे चार्ज होता है। मास इसका बहुत ही कम होता है, रिलेटिव मास इतना कम है, इसीलिए इसको हम ऑलमोस्ट
0 लेते हैं इन दी कैलकुलेशंस, ठीक है। और हमें पता है शेल्स में KLMN ये सब हम देख चुके हैं, इन शेल्स में ये अरेंज होते हैं। किसने डिस्कवरी करी थी? J.J. थॉमसन ने। न्यूट्रॉन पे हमने कहा कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, पर इनका मास होता है और सबसे भारी यही होते हैं। प्रोटॉन से भी ज्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन्स का होता है। ऑलमोस्ट इसको भी हम 1 एटॉमिक मास यूनिट ही कंसिडर करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? तो अभी हमने कहा कि जो A है वो है मास नंबर और जो Z है वो है एटॉमिक नंबर। मैंने कहा Z अगर मुझे पता है तो मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है, पर अगर मुझे A भी साथ में पता हो तो मुझे न्यूट्रॉन का नंबर भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास A है मास नंबर वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मुझे एक सेकेंड, ऐसे कैसे पलट गया ये, तो अगर मेरे को क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है, हाँ, तो अगर मेरे को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो कैसे निकाल लूंगी? A माइनस P, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? Z के इक्वल, तो A माइनस Z आप कर दो, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। चलिए, अब ये न्यूट्रल है तो अगर हम इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में इनको डाल देंगे तो ये अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएंगे। जैसे कि हमने देखा था फोटॉन्स के बारे में, वो भी अनचार्ज है तो वो भी अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएंगे। जैसे ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है, भाई न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, सीधे सीधे चला जाएगा। पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता तो ये किसके पास जाता? नेगेटिव के पास, तो इधर को ये डिफ्लेक्ट हो जाता। अगर ये नेगेटिव होता तो हमें पता है ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता, ठीक है। इसकी डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। चलिए, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे हम आगे वाले टॉपिक्स पे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो एक एलिमेंट के ही दो ऐसे अलग अलग एटम्स जिनका ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, पर इनका मास नंबर जो है कैपिटल A वो अलग अलग होगा, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है पर इनका मास नंबर अलग अलग हो गया, जैसे कि इसका 35 इसका 37। तो ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1 क्या हो रहा है, 1H1 1H2 1H3, ठीक है। ये क्या है? प्रोटियम कहलाता है, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम कहलाता है। ऐसे ही हमारे पास कार्बन के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, फिर आ जाते हैं आइसोबार्स पे। तो ये क्या होते हैं? ये 2 अलग अलग एलिमेंट है, जैसे एक अगर कार्बन है दूसरा नाइट्रोजन है, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा पर इनका जो मास नंबर है वो सेम होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कार्बन और नाइट्रोजन है, तो हमने कहा इसका तो 6 है और इसका 7 है एटॉमिक नंबर, इनका मास नंबर सेम है 14 और यहाँ पे भी कितना है? 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है? ये कार्बन का ही एक आइसोटोप है, क्योंकि मैंने कहा कार्बन के भी आइसोटोप एग्जिस्ट कर सकते हैं, 6C12 6C13 6C14। तो ये तीनों आपस में क्या है? ये तीनों आपस में आइसोटोप्स हैं। अब मैंने कहा 14 तो इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे पास आइसोबार्स है, ठीक है। समझ में आ गया? और भी एग्जांपल्स है, देखो हमारे पास आर्गन है, कैल्शियम है, इवन पोटेशियम भी है, क्योंकि इन तीनों का ही जो नंबर है वो कितना है हमारे पास? दैट इज 40, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोन, तो हमने कहा अभी हमने A की बात कर ली, Z की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं A माइनस Z पे। A माइनस Z क्या होता है? अभी हमने कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, तो यानी कि इनका ना ही Z सेम है ना ही A सेम है, यानी कि ना एटॉमिक नंबर सेम है ना ही मास नंबर सेम है। सेम क्या है? A माइनस Z, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें सेम होंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास 6C14 और 7N15। तो मैंने अभी कहा था ना नाइट्रोजन के भी आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एक आइसोटोप है किसका? नाइट्रोजन का। अब यहाँ पे A माइनस Z में कर दूंगी, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में निकालूंगी, तो इधर पे कितने आ जाएंगे? तो हमने कहा 8 आ जाएंगे। इधर पे इनको माइनस करूंगी, कितने आ जाएंगे? 8, यानी कि दोनों के पास ही 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है? आइसोटोन्स है, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ डिफिकल्टी है नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है, जो हमें मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस पे। तो यहाँ पे अगर मैं साइज की बात करूं तो मुझे कैसे पता चलता है? तो जैसे हम एटम के लिए एटॉमिक रेडियस लेते हैं ना,
वैसे ही न्यूक्लियस के लिए हम क्या लेंगे, न्यूक्लियर रेडियस, है ना, क्या लेंगे, न्यूक्लियर रेडियस लेंगे। तो यहां पे न्यूक्लियर रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के 1/3 पावर के। आर क्या है, रेडियस है किसकी, न्यूक्लियस की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ठीक है, इसका जो क्यूब रूट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसके क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा। ठीक है, जैसे कि ए मान लो हमारे पास 27 है, मान लो, है ना, तो ये आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से इसका क्यूब रूट करके निकालोगे आप। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पे वो कांस्टेंट होता है R0। ये है R0 हमारा कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू स्पेसिफिक है, आपको याद रखनी है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और आपको पता है अगर मैं एक न्यूक्लियस की बात करूं, सो जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट इतनी ही होती है ना, इससे ज्यादा नहीं होती है। हम कहते हैं जो न्यूक्लियस का साइज है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, इतना, और अगर मैं एटम की बात करूंगी तो वो ऑलमोस्ट इतना होता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस, है ना, तो इस रेंज में ही होती है, वही रेंज यहां पर भी मेंशन हुई है फॉर द न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि जो मेरी न्यूक्लियर रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो मास नंबर पे डिपेंड कर रही है, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ मास नंबर पे ही वो डिपेंड करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एटम के लिए पढ़ा था ना कि अगर मुझे उसकी रेडियस निकालनी है तो वो n के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने कहा पढ़ा था एटम वाले के लिए। पर यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे किस पे वो डिपेंड कर रही है, ए पे, मास नंबर पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं न्यूक्लियर फोर्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में आपने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे, जिसमें से एक था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स आखिरकार है क्या, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है। तो अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊं, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, है ना, तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस तरीके से होंगे। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन कभी आपस में पास पास आएंगे ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो एक ही न्यूक्लियस के अंदर हैं तो यानी कि उनके बीच में भी कुछ इंटरैक्शन हो रहा होगा। पर हमने तो पढ़ा है कि प्रोटॉन्स दोनों हैं पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि ये क्या करेंगे, ये रेपेल करने चाहिए, पर ये तो रेपेल कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर तो ये स्टेबली एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर अगर यहाँ पे प्रोटॉन है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोग जब कूलम वाला फोर्स पढ़ते हैं तो हमने कहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज आती है ना, तो यानी कि यहाँ पे ये दोनों अगर लाइक चार्जेस होंगे तो ये क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, है ना। पर यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, इससे भी बड़ी एक चीज है जो कि क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स एक अट्रैक्शन वाला फोर्स है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करा रहा है, जितने भी मेरे न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, सम, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सबका जो सम है उनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो भी पाए जा रहे हैं उनको मैं न्यूक्लियॉन कह रही हूं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, तो इनको मैं, इनके सम को मैं न्यूक्लियॉन कह दे रही हूं। ठीक है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, इन्हीं को मैं क्या कह रही हूं, न्यूक्लियर फोर्स कह रही हूं, एंड इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि यहां पे इवन दो पॉजिटिव रिपेल करने चाहिए थे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, पर उससे भी बड़ा फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स। जो हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, यही वाला न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसी की वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं जो रिपेल करने चाहिए थे वो भी शांति से बैठे हुए हैं, रिपल्शन नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट रेंज का है। क्यों, क्योंकि भैया अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो उसका जो रेडियस है अभी हमने देखा कितना छोटा है, तो ये जो फोर्स है इसकी रेंज भी क्या है, बहुत छोटी है। ठीक है, अट्रैक्शन का ही ये फोर्स होता है। अगर मेरे पास जो प्रोटॉन्स हैं बहुत ही नजदीक आ गए, बहुत ही नजदीक अगर वो आएंगे,
सिर्फ उस केस में ये रिपल्सिव नेचर का होगा, ठीक है, सिर्फ उसी केस में ये रिपल्सिव नेचर का होगा जब जो मेरे पास प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए हैं, अदरवाइज वो स्टेबली एग्जिस्ट करेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उसके लिए ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो उसके लिए कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंदर क्या बैठे हैं, मैंने कहा न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन का इंटरैक्शन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का इंटरैक्शन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंटरैक्शन हो, सब केसेस में ये फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक थ्योरी आती है युकावा की, न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी। इन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये एक्चुअल में एक एक्सचेंज फोर्स है, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। इन्होंने कहा क्योंकि जो प्रोटॉन है वो लगातार न्यूट्रॉन में चेंज हो रहे हैं, जो न्यूट्रॉन है वो लगातार प्रोटॉन में चेंज हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ पाई मीजॉन्स, ठीक है, पाई मीजॉन्स इन्होंने कहा एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, एंड इनको हमने नाम दिया क्या, इनको हमने नाम दिया एक्सचेंज पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स का काम क्या है, एक्सचेंज कराने का, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज करने का, एक्सचेंज करने का काम है इन पाई मेसॉन्स का। 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। तो पाई प्लस, पाई माइनस और पाई न्यूट्रल हमने लिख दिया। तो ये 3 टाइप के पाई मेसॉन्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो अब देखो, अगर मेरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो यहाँ भी कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे आप पाई प्लस को ऐड कर दोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो वो रिलीज कर रहा है एक पाई मेसॉन पॉजिटिव वाला, ठीक है। फिर देखो, अगर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आना है, तो यहाँ पे इस न्यूट्रॉन ने क्या करा, इस पाई मेसॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, पाई माइनस भी तो था, तो इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। तो अगर एक न्यूट्रॉन क्या करे, पाई माइनस वाला मेसॉन निकाल दे, रिलीज कर दे, तो वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। अब ये जो चीजें है ना टेम्पररीली हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ही चेंज हो गया, नहीं, ये बहुत ही टेम्पररी हमारे पास चीज होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चेंज होती है, ठीक है। एंड जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन के फॉर्म में ही वापस आ जाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के फॉर्म में ही वापस आ जाता है, ठीक है। ये जो पाई मेसॉन्स हम कह रहे हैं ना, तो ये बस एक थ्योरी थी, तो ये हमारे वर्चुअल पार्टिकल्स हैं, ये कोई रियल पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ शो कर रखा है कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। 1 न्यूक्लियॉन एमिट्स, अदर एब्जॉर्ब्स, यहाँ पे साफ साफ मैं देख पा रही हूं, अगर एक एमिट कर रहा है तो दूसरा उसी टाइम पे क्या कर ले रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो टेम्पररी चीज है ये हमारे पास, ठीक है। चलिए, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैंने बता दिया, एक्सचेंज फोर्स। और ये जो पाई मेसॉन्स वाले पार्टिकल्स हैं इनको हम एक्सचेंज पार्टिकल्स कह रहे हैं। और यहाँ पे ये जो लगातार हमारा कन्वर्जन होता जा रहा है ना, इसी की वजह से एक फोर्स एग्जिस्ट करता है इन द न्यूक्लियस, ऐसा कहा गया था, इसी फोर्स को हमने एक्सचेंज फोर्स कह दिया, विच इज द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब आ जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट पे। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, मैंने कहा एक ऐसी यूनिट है जिसका मैं यूज करती हूँ एक एटम के मास को मेजर करने के लिए, क्योंकि एटम का मास बहुत ही कम होता है, तो एक्सक्यूज मी, हम इस यूनिट का यूज करते हैं, ना कि ग्राम या किलोग्राम का, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सो इट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर एक कार्बन 12 एटम का मास मैं निकालूं तो कैसे निकाल सकती हूँ, तो कार्बन 12 का मास हम यूजुअली 12 लेते हैं, है ना, अपॉन नीचे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एक मोल की जब मैं बात करूं तो आपको पता है इट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na करके भी लिखते हैं, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 22 भी कई बार लिख देते हैं, कई बुक्स में 23 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमने कहा इट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, तो कार्बन 12 का मास मैंने ऐसे कैलकुलेट करा, 1/12 कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, कट गए।
तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना आ गया, जो कि अभी हमने देखा था, जो कि मास होता है हमारे प्रोटॉन का भी और हमारे न्यूट्रॉन का भी, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, तो आपको पता है ग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि 10⁻⁻24 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। बस यही है AMU। AMU का हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे अभी मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं मास डिफेक्ट में। मास डिफेक्ट आखिरकार है क्या, तो डिफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। तो गड़बड़ी है क्या, हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका जो एक्चुअल मास होता है ना वो कम होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमने कहा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो जब मैं इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास कर लूंगी ना तो वो हमेशा ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस, हमेशा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जा रहा है ना इन द मास, इसी को बस मैं क्या कह रही हूं, मास डिफेक्ट, बस इतना ही, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह जब मैं कराऊंगी ना तो ये सब कुछ आपको बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा, अभी भी मैं बताऊंगी, सो डोंट वरी। तो देखो मास डिफेक्ट क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं ये दोनों, यानी कि, है ना, एंड जो एक्चुअल मास है किसका, न्यूक्लियस का, ये हमेशा ज्यादा होता है इससे। तो जब मैं दोनों के मासेस को माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे मास डिफेक्ट पता चल जाएगा। देखो कैसे हमने निकाला है। सो डेल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हमने कहा यहां पे हम लेंगे न्यूक्लियॉन्स का मास। न्यूक्लियॉन्स का मास यानी कि मुझे प्रोटॉन भी लेना है, मुझे न्यूट्रॉन भी लेना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मुझे कैसे पता चलते हैं, मुझे Z से पता चलते हैं। सो Z इंटू P मैंने कर दिया, ठीक है। P का मतलब यहाँ पे मास लेना है ना, तो ऐसे आप MP भी लिख सकते हो। MP क्यों लिखा, MP डिनोट कर रहा है मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगी न्यूट्रॉन की बारी। न्यूट्रॉन का मास मैंने कह दिया Mn है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलते हैं, अभी हमने देखा था A माइनस Z हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने A माइनस Z कर दिया। तो ये जो चीज आई है ये क्या है, ये है मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। मैंने कहा ये हमेशा ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो माइनस मैंने कर दिया Mn, यहाँ पे न्यूक्लियस लिख देते हैं पूरा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूट्रॉन आ रहा है तो अदरवाइज हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये पूरी इधर पे जो वैल्यू आई है दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, ये बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, दोनों को माइनस कर दो, आपको आपका मास डिफेक्ट पता चल जाएगा। अब मास डिफेक्ट से ही एक टर्म और आता है, पहले मैं वो आपको बता देती हूं, विच इज बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो बाइंडिंग एनर्जी नाम से पता चल रहा है बाइंड कराने की कोशिश कर रही है। तो ये वो एनर्जी है जो कि क्या करती है, जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड कराने का काम कर रही है। जो अभी न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा ना, हमने कहा इस फोर्स का काम यही है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि यही क्या कर रहा है, न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़े रख रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी भी वही है। बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में एग्जिस्ट ही किसकी वजह से करती है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने कहा एक ऐसी एनर्जी है जो कि बाइंड कराने का काम कर रही है हमारे न्यूक्लियॉन्स को, या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है सारे ही न्यूक्लियॉन्स को बिल्कुल दूर करने के लिए, ठीक है। अगर आपको एक न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबको दूर फेंक देना है ताकि उनके बीच में कोई इंटरैक्शन ही ना हो, तो ये तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही हमारी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। So it is the energy which is required to completely separate a nucleus into its free protons and neutrons, यानी कि जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उनको आपको अलग अलग कर देना है ताकि उनके बीच में कोई इंटरैक्शन ना हो। तो ऐसा करने के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज दी बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट की वजह से आ रही है, ठीक है। तो हमें पता है आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू mc², ठीक है। मास एनर्जी का यही रिलेशन हम लोगों को पता है। तो यहां पे मास कौन सा आएगा, ये डिफेक्ट वाला, तो यहां पे डिफेक्ट आ गया विच इज डेल एम, तो दिस इज दी मास डिफेक्ट इनटू हमने क्या कर दिया c²। अब यहां पे जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो मास को मैंने लिया होगा किलोग्राम में, ठीक है,
और यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी। पर इसका हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे वो हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में करेंगे, तो वो वैल्यू कैसे आएगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कहा E इक्वल्स टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर है। अब मैंने कहा इसको अगर मैं ले रही हूं किलोग्राम में तो जूल में ये आ जाएगी, पर हम ये लेते किस में हैं, हम AMU के फॉर्म में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लेते हैं। और मैंने कहा एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, तो अभी हमने देखा था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg ऑलमोस्ट, है ना। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ये एनर्जी कौन सी है, बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट ना, जो कि होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसका स्क्वायर कर दो। अब जब ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 931 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से आ गया आप कहोगे, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, कैसे आ गया वो भी तो बताना पड़ेगा कि कैसे आ गया। तो देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ना, इसको आप डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हमने ये सब कुछ देख लिया है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर मैं बात करती हूं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट है किसकी, एनर्जी की, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू जूल में आ रही है ना। अब इस जूल को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो कैसे करूंगी, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूं, यहाँ पे डिवाइड कर रही हूं। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, हमने कहा ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट आ जाती है 931 इंटू 10 टू द पावर 6 EV। 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है मेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि ये जो एनर्जी आई ये किसकी आई, ये एक एटॉमिक मास यूनिट, अगर मेरे पास मास डिफेक्ट है, डेल एम कितना लिया था मैंने, डेल एम लिया था 1 AMU, है ना। तो अगर मेरे पास डेल एम 1 है, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मास डिफेक्ट की मैं बात कर रही हूं, तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए, तो हमने कहा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अब 1 AMU हो ऐसा जरूरी तो है नहीं, वो तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कितना AMU मास डिफेक्ट आ रहा है। तो जितना भी एक्सक्यूज मी, जितना भी AMU मास डिफेक्ट आ रहा होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करा देना है इस वैल्यू के साथ, तो आपको जो भी बाइंडिंग एनर्जी होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। हमने कहा एक के लिए कितना है, इतना है। अब जितना भी मास डिफेक्ट आपका आएगा उसको आपको विच मीन्स किससे मल्टीप्लाई करा देना है, 931 से। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है नोट्स में, ठीक है। ये सब मैंने नोट्स में ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने कहा मास डिफेक्ट 1 AMU है तो बाइंडिंग एनर्जी इतनी आ रही है। तो यानी कि अगर हमें एक स्पेसिफिक मास डिफेक्ट के लिए निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए हम ऑलमोस्ट 931 ही ले लेते हैं, बट 0.5 भी लोगे तो बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी, अदरवाइज 931 से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यूनिट इसकी हम यूजुअली MEV ही लेते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, कैलकुलेशंस इजी होती हैं उससे, ठीक है। चलो, तो बाइंडिंग एनर्जी समझ में आ गया। तो अब आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे, यानी कि यहाँ पे हम एक न्यूक्लियॉन की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कह देते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारी बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं विद दी मास नंबर। क्यों, क्योंकि भाई मास नंबर ही तो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, यानी कि जो टोटल मेरे पास न्यूक्लियॉन्स हैं प्रेजेंट वो तो मुझे मास नंबर ही बताता है ना कितने टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं। तो जब मैं डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ना कि एक न्यूक्लियॉन के लिए मुझे कितनी बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम इसको A से डिवाइड करते हैं, ठीक है।
आई होप यार समझ में आ गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, नोट कर लो अच्छे तरीके से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो वैल्यू होती है ये मुझे किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी थी मेरे पास, ये तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ये हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं बताती है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हमें कौन बताता है? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताती है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करना। क्वेश्चन आता है, ठीक है, दो न्यूक्लियस आपको दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालोगे। सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग आप नहीं बताओगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप निकालोगे। दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा आएगी वो क्या होगा? वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, मैक्सिमम वैल्यू होती है आयरन के लिए जो कि ऑलमोस्ट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब यहाँ पे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपको ग्राफ में ही दिख जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कर्व, और ये एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है, ठीक है। यानी कि BE/A हम यहाँ पे ले रहे हैं, BE भी लिख सकते हो, EB भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ली हुई है, यहाँ पे हम इसका वेरिएशन चेक कर रहे हैं विद दी मास नंबर। यानी कि मास नंबर जैसे जैसे चेंज होता है तो इसकी वैल्यू में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है। तो ये ग्राफ अच्छे तरीके से लर्न कर लो, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूं, ठीक है। देखो यहां पे वैल्यू कम है, यहां पे थोड़ी ज्यादा है, तो ऐसे वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। देखो वैल्यू यहां पे बहुत ज्यादा हो गई, पीक आ गया यहां पे, फिर ये वैल्यू नीचे घट गई, फिर से ऊपर आई तो यहां पे भी पीक आ गया, फिर ये घट गई, फिर यहां पे देखो फिर से ऊपर आ गई, पीक आ गया, फिर से घट गई, फिर से यहां पे क्या आ गया? पीक आ गया। अब क्या हुआ? ये वैल्यू बड़ी 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 बड़ी, यहां पे मैक्सिमम आ गई। ये मैक्सिमम वाला कौन है? आयरन। अभी हमने देखा ना, आयरन की क्या होती है? मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। तो ये क्या होता है? इसका जो न्यूक्लियस है सबसे ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अब क्या हुआ? ऑलमोस्ट हमारे पास ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यूजुअली, वैसे तो थोड़ी सी घटती है, पर हम इसको कांस्टेंट ही कंसिडर करते हैं। पर फिर क्या होता है? ये वैल्यू बहुत ज्यादा घटने लगती है। देखो यहाँ पे से हम देख रहे हैं, यहां पे से ये वैल्यू बहुत ज्यादा घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट ही रही है वो, है ना। यूरेनियम के लिए देखो कितनी कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, यानी कि ये क्या होगा? बहुत ही अनस्टेबल होगा। यहां पे भी तो वैल्यू कम थी ना, यानी कि ये भी क्या है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। जो बीच वाले हैं उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, तो ये क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। बीच वाले क्या है? बीच वाले हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल तो एक्चुअल में आयरन है, और इसके आसपास वाले भी जो है ना वो भी स्टेबल हैं, पर ये बिल्कुल अनस्टेबल हैं। ये बिकॉज अनस्टेबल हैं, तो यहां पे जिनका जो मास नंबर है वो कम है, उनमें होता है एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों हो रहा है? ताकि ये एक स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज हो सके, ठीक है। अब ये यहां पे भी मैंने कहा कि ये भी अनस्टेबल है, तो यहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फिजन। अब फिजन क्यों हो रहा है? फिजन इसलिए हो रहा है ताकि अगेन ये भी स्टेबल वाले न्यूक्लियस में चेंज हो सके। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो हैं ये जुड़ते हैं और ये एक स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं। और वो स्टेबल कौन सा होता है? देखो ये हीलियम, हीलियम में चेंज हो जाते हैं। और हीलियम के लिए देखो वैल्यू कितनी है? ज्यादा है ना, यानी कि हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो ये स्टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहां पे होता है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, तो ये जो मेरे पास न्यूक्लियस है ये टूट जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, ठीक है। और उन न्यूक्लियाई का जो मास नंबर होगा वो इस रेंज में आएगा, स्टेबल वाले रेंज में आएगा। तो यानी कि ये अनस्टेबल था, टूट गया और इसने दो स्टेबल न्यूक्लियाई बना लिए, ठीक है। तो बेसिकली दोनों प्रोसेस हो ही इसीलिए रहे हैं कि जो मेरे पास अनस्टेबल है वो स्टेबल में चेंज हो जाए, ठीक है। समझ में आया? अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ पे ये पीक वैल्यूज क्यों आ रही हैं, कि देखो वैल्यू बढ़ी फिर घट गई, फिर बढ़ी फिर घट गई, फिर बढ़ी फिर घट गई, फिर बढ़ी फिर घट रही है। तो आखिरकार ये जो पीक वैल्यूज आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं? ये इसलिए आती हैं क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मेरे पास है 6C12, तो इसके पास ना इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं? 6 और 6 ही प्रोटॉन्स हैं, 6 ही मेरे पास न्यूट्रॉन्स भी हैं। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ठीक है। तो
तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लिए नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन नीचे आ गया। हीलियम का देख लो 2He4, तो यहाँ पे भी क्या है, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। सेम गोज फॉर सल्फर, तो क्योंकि इनके पास इवन और हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये थोड़े से ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू जो इनके आसपास वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम है, धीरे धीरे वो बढ़ रही है। पीक वैल्यूज हमको देखने को मिलती है हीलियम पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं एंड इवन वो नंबर भी सेम है कि 8 है इसके पास प्रोटॉन्स तो 8 ही न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, तो एज कंपेयर टू देयर नेबर्स, इनके आसपास वाले जो भी हैं उनसे ज्यादा ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा जो मीडियम न्यूक्लियाई हैं, यानी कि 20 से 56 ये वाली रेंज में जब हम जा रहे हैं, तो हमने कहा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, धीरे धीरे करके ही ये यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। एक मैक्सिमम वैल्यू पे ये रीच करता है जो कि कितनी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए होती है, ये होती है आयरन के लिए। आयरन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब हम हेवी न्यूक्लियाई पे चले जा रहे हैं, जब हम यहाँ पे चले जा रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमने कहा घट जा रही है। अब क्यों घट रही है, इसका रीजन भी है, अच्छे तरीके से सुनना। अब यहाँ पे हमने कहा मास नंबर बढ़ रहा है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, यानी कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा होगा ऑब्वियसली। तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन में हमने कहा कि न्यूक्लियर फोर्स तो वहां पे एग्जिस्ट कर ही रहा है, पर कोलंबियन फोर्स भी तो लगेगा जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिपल्शन का। तो बिकॉज प्रोटॉन्स का नंबर इतना ज्यादा होता जाता है तो इनके बीच में क्या शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू भी इनके पास क्या है, कम है, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको ये भी बता दिया फ्यूजन क्यों हो रहा है, ताकि मेरे पास जो छोटे हैं वो बड़े में चेंज हो जाए, बड़े में कौन से, हीलियम में चेंज हो जाए और ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब ये जब ये स्टेबिलिटी अटेन करते हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फिजन और फ्यूजन दोनों ही, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। सेम यहाँ पे भी यही होगा, जब फिजन होगा ना, जो ये हमारा बड़ा सा न्यूक्लियाई है, जब ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटेगा तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी। दोनों ही केसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और ये दोनों ही एनर्जीज क्यों रिलीज होती हैं, हमारे मास डिफेक्ट की वजह से ही रिलीज होती है, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं न्यूक्लियर फिजन में। सबसे पहले तो फिजन क्या है, तो मैंने कहा कि एक बड़ा सा मेरा न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है, इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन हम कराते किससे हैं, तो हम एक न्यूट्रॉन की मदद से कराते हैं। हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं किस पे, हमारे यूरेनियम पे, ठीक है। तो वैसे तो और भी दिखाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, हम मेनली अभी जिसकी डिस्कशन करेंगे जिसका, वो यूरेनियम है हमारा, ठीक है। तो यूरेनियम पे हमने क्या करा, एक न्यूट्रॉन को हमने बम्बार्ड कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ही फास्ट मूविंग है तो बिना फिजन कराए ही ये सीधे सीधे निकल जाएगा उससे, ठीक है। तो स्लो मूविंग होना चाहिए, ताकि ये बम्बार्डमेंट जब हम इसका कर रहे हैं तो इसका फिजन ये अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। तो ये हमारा यूरेनियम है, इस पे हमने फेंक दिया क्या, हमारा न्यूट्रॉन, तो हो गया फिजन। फिजन हुआ तो ये बेरियम और क्रिप्टन में चेंज हो गया। इसका मास है 141 और इसका जो मास नंबर है वो है 92। प्लस यहाँ पे 3 और न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। कितनी, ऑलमोस्ट हम कहते हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पे निकलती है। अब देखो 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे और निकल गए, तो ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, और यूरेनियम का क्या कराएंगे, फिजन कराएंगे। तो अगर ये प्रोसेस चलता गया तो ये एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बन जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन क्यों है, आपने एक न्यूट्रॉन डाला था, बाहर 3 न्यूट्रॉन और आ गए। ये 3 न्यूट्रॉन देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, मैंने एक यहाँ पे न्यूट्रॉन डाला, ठीक है, इस यूरेनियम पे। इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन और बना दिए। अब ये 3 न्यूट्रॉन जाएंगे किसके पास, एक एक यूरेनियम के पास, यहां पे इसका फिजन कराएंगे, फिर यहाँ पे ये और 3 न्यूट्रॉन
प्रोड्यूस करेगा, ये भी और 3, ये भी और 3, ठीक है। फिर ये एक एक न्यूट्रॉन क्या कराएंगे, और यूरेनियम का क्या कराएंगे, फिजन कराएंगे, तो ये फिर से 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, ये फिर से 3, ये फिर से 3, ये फिर से 3, ये फिर से 3। तो आप देख रहे हो सिर्फ यहीं पे इतने सारे मेरे को न्यूट्रॉन्स मिल चुके हैं। तो अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता गया, एक चेन रिएक्शन हो रही है ना, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं करा, ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, बार बार ये होता जाएगा, यूरेनियम का बार बार फिजन न्यूट्रॉन्स कराते जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा कहीं भी हो गया तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब कहलाएगा। बॉम्ब में ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ही होती है, पर हमें बॉम्ब की जरूरत नहीं है, हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो हमें एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला न्यूट्रॉन था, ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन को हमने एब्जॉर्ब करा दिया, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जब ये रिएक्शन होती है ना, तो हम कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं, जैसे कि कैडमियम की रॉड्स का हम यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो इतने सारे बन जा रहे हैं, तो कुछ को ये एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, ताकि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यहां पे ना हो। समझ में आ गई बात, चल ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है सारे मैंने आपको बता दिए। हैवी न्यूक्लियस में अकर करता है, पहली बात स्लो न्यूट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, बिना फिजन कराए ही ये भाग जाएगा, एस्केप कर जाएगा, ठीक है। चेन रिएक्शन है, क्योंकि एक 3 को बना रहा है, फिर 3 औरों को बनाएगा, है ना। पर कंट्रोल्ड भी हो सकती है, अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है। अनकंट्रोल्ड तब होगी जब हमने एब्जॉर्ब नहीं कराया न्यूट्रॉन्स को, जो कि बॉम्ब के केस में होगा। पर हम जब न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन कराते हैं तो हम कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं, कैडमियम की रॉड्स का हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, ये एनर्जी कहां पर से रिलीज हो रही है, तो मैंने कहा मास डिफेक्ट की वजह से आ रही है। मास डिफेक्ट कैसे आ रहा है, ये जो मेरा प्रोडक्ट बना, कौन सा, ये है ना मेरा प्रोडक्ट, ये जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बने, इनका जो मास होता है दैट इज लेस एज कंपेयर टू दीज रिएक्टेंट्स। तो इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से मास डिफेक्ट अकर कर गया, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो बाकी का जो रिमेनिंग मास है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी मास का जो रिलेशन है वो तो मुझे पता ही है कि मास एनर्जी में चेंज हो सकता है, एनर्जी मास में चेंज हो सकती है। तो जो लेफ्ट ओवर मास था वो किस में चेंज हो गया, वो एनर्जी में चेंज हो गया। ये एनर्जी हमें इसीलिए इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है। सो आफ्टर फिजन जो टोटल मास होता है प्रोडक्ट्स का दैट इज लेस दैन द ओरिजिनल मास, यानी कि इधर पे जो मास था वो हमारे पास क्या था, ज्यादा, इधर पे जो है वो कम है, तो मास डिफेक्ट अराइज कर गया। मास डिफेक्ट की वजह से ही जो बाकी रिमेनिंग मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इतनी ज्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी देखने को मिली, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, तो ये जो न्यूक्लियर फिजन हम करा रहे हैं इसका हम यूज करते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ इस तरीके से है, देखो दिस इज दी डायग्राम, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम बहुत चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि पहले तो साइड में यहाँ पे वॉल होगी, कॉन्क्रीट वॉल्स यहाँ पे बनी होंगी, ठीक है, सो दैट जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं वो बाहर को ना चले जाएं, लोगों को हार्म ना करें, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कंट्रोल रॉड्स यहाँ पे यूज हो रही हैं, किसकी, तो हमने कहा कैडमियम की। फिर हमें कूलेंट का भी यूज करते हैं, ताकि इतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, तो अगर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है तो ये कूलेंट क्या कर देंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। कॉन्क्रीट वॉल मैंने बता ही दिया। मॉडरेटर का हम यूज करते हैं, मॉडरेटर का हम आखिरकार यूज क्यों करते हैं, जो हमारे न्यूट्रॉन्स है ना उनकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। ये जो हमारे न्यूट्रॉन्स है बहुत फास्ट मूविंग है, तो अगर ये बहुत फास्ट मूविंग होंगे, बिना फिजन करे चले जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं है, तो इसकी स्पीड को स्लो डाउन करने का काम होता है हमारे मॉडरेटर का, ठीक है। फिर हम फ्यूल डालते हैं, जो कि मोस्टली हमारा क्या होता है, यूरेनियम ही होता है। इसके अलावा कूलेंट आप यहां से डालोगे, यहाँ पर से हम कूलेंट डाल रहे हैं और यहाँ पर से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से जा रहा है। तो ये पूरा जो है ये क्या है हमारा, दिस इज द कूलेंट, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद देखो क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी जो है रिलीज हो गई। ये न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हीट जनरेट हो जाती है। अब ये हीट एनर्जी का हम यूज करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो वाटर स्टीम में चेंज होता गया। स्टीम जब हमारी टरबाइन पे पड़ती है तो आपको पता है टरबाइन घूमता है, टरबाइन रोटेट करता है, फिर ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। उसके बाद इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये हमने जनरेटर वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर
का हम मतलब इस इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम यूज कर रहे हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फिर आगे जनरेट हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, समझ में आ गया। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं, अनकंट्रोल्ड अगर है तो भैया वो बॉम्ब है। ठीक है, अब उसके बाद देखो वर्किंग क्या है, तो मैंने आपको जो बताया है ना अभी वही सेम चीज है कि हम यहाँ पे यूरेनियम का यूज कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन आएगा और ये इसका फिजन कर देगा। फिजन जब करेगा तो आपको पता है और न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ये आगे और यूरेनियम का क्या करते रहेंगे, फिजन करते रहेंगे। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे यूज कर रखा है कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मेरे पास न्यूट्रॉन्स आ गए उनको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि ये एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बनी रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा मॉडरेटर का भी मैं यूज करूंगी, क्यों, ताकि ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है इसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन में कर दूं। हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट का हम यूजुअली यूज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, तो भाई यूरेनियम जो भी हमारा सब्सटेंस है उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ फ्यूल। ठीक है, तो इसी का क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। फिर प्रोटेक्टिव शील्ड, बाहर पे हमने कहा वॉल लगाई हुई है कंक्रीट की, वो बनी है, वो प्रोटेक्टिव शील्ड है, सो दैट जो भी हार्मफुल रेडिएशन है वो बाहर को ना जाए, तो जो वर्कर्स हैं या उसके आसपास अगर कोई लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ खराब ना हो। ठीक है, एंड हम कूलेंट का यूज करते हैं, ये क्या करता है, जो एक्सेस हीट जनरेट हो जाती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। हम हेवी वाटर या फिर लिक्विड Na, लिक्विड सोडियम का यहाँ पे यूज करते हैं एज अ कूलेंट। ठीक है, तो आई होप यार ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्किंग क्या है मैंने बता दिया है। वर्किंग जब आप बताओगे तो ये जो कंपोनेंट्स है ना ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी तो क्लियर होगा ना कि भाई हमारे पास कंट्रोल्ड रिएक्शन कैसे हो रही है। ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है सीधे क्यों नहीं निकल जा रहा है ना, अगर ये सीधे नहीं निकल रहा है तो इसीलिए क्योंकि इसकी स्पीड को मैं कम कर रही हूं, किसकी हेल्प से, मॉडरेटर की हेल्प से। तो ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सब कुछ वही समरी में लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से हीट जो है उसका यूज होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। स्टीम जो है टरबाइन को घुमाता है एंड यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, चलिए अब इसका यूज क्या है, तो हमने कहा पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दूसरा अगर हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रोडक्शन करना है तभी भी हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज कर लेते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए भी हम कर सकते हैं। एंड अगर हमको प्लूटोनियम के प्रोडक्शन करना है, प्लूटोनियम को बनाना है, तभी भी हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो प्लूटोनियम है इसका मैं खुद यूज कर सकती हूँ एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। तो इसी से इसको बना रही हूं, फिर इसी का यूज मैं फिर से कर सकती हूँ किसमें, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। यूरेनियम का यूज तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ इसका भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फ्यूजन में। तो फ्यूजन तो समझ में आ गया कि हमारे पास बड़ा था, छोटे छोटे में चेंज हो गया। अब फ्यूजन में क्या होगा, जुड़ेंगे, तो हमारे पास छोटे छोटे हैं वो जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे। बस इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। यहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी जो इस प्रोसेस में फ्यूजन में रिलीज होती है इट इज मच मच हायर एज कंपेयर टू दी फिजन। ठीक है, अगर आप कंपेरेबल मासेस लोगे, जैसे वहां पे तो मास बहुत ज्यादा था, यहाँ मास बहुत कम है, तो आप या तो पर यूनिट मास ले लो या फिर अगर कंपेरेबल मासेस का आप देखोगे तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अभी तो यहाँ पे देखो वैल्यू इतनी छोटी सी है 17.6, आप कहोगे तो छोटी है, वहां तो 200 थी। पर अगर आप सेम मासेस के लिए देखोगे या फिर पर यूनिट मास आप निकाल लो तो यहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो मेरे पास छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, जैसे यहाँ पे ड्यूटेरियम है 1H2 और यहाँ पे ट्राइटियम है 1H3। जब इनका फ्यूजन हो गया तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 2He4 हीलियम। और हमने कहा था फ्यूजन हो ही इसीलिए रहा है ताकि एक स्टेबल न्यूक्लियाई में वो चेंज हो जाए। इसके साथ यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी निकल रहा है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। अब देखो हमारा जो अर्थ है यहाँ पे कोई हम अभी तक एक प्लांट बना नहीं पाए हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमने बना दिए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास है जिसका इस्तेमाल भी हो रहा है। पर अगर हम फ्यूजन प्रोसेस की वजह से बात करें तो इसकी वजह से कोई सच पावर प्लांट अभी नहीं बन पाया है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड रहती हैं, जैसे कि सबसे पहली बात हमारे पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई दो न्यूक्लियाई जुड़ रहे हैं, दोनों के पास क्या है, प्रोटॉन्स है, यानी कि रिपल्शन होगा।
दोनों न्यूक्लियस आपस में पास में नहीं आना चाहते हैं, दोनों पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दोनों पास तो नहीं आना चाहेंगे, इनके बीच में तो बहुत ही रिपल्शन होगा। तो ये रिपल्शन को ताकि हम दूर करें और ये बहुत ही पास आए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कब होती है, जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो दैट वो जो रिपल्शन है उसको ओवरकम करके ये दोनों पास आए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। देन प्रेशर भी यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रेशर ज्यादा लगा, तो प्रेशर ज्यादा लगाने पे दोनों के आएंगे, पास पास में आएंगे। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की हमें कंडीशन चाहिए है, जो कि हम आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं, बट अभी उतना फिजिबल है नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस फिर होते कहाँ है, सन में, स्टार्स जितने हमारे पास है उनमें ये न्यूक्लियर फ्यूजन का ही प्रोसेस हो रहा है। जैसे अगर मैं सन की बात करूं तो वहां पे क्या है, तो वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है, प्रोटियम भी होगा, ड्यूटेरियम भी होगा और हमारे पास ट्राइटियम भी होगा। तो ये प्रोसेसेस वहां पे चलते रहते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, कभी ड्यूटेरियम ट्राइटियम के साथ मिल रहा है, कभी ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम के साथ ही मिल रहा होगा, ये फ्यूजन कर रहे होंगे। तो ये जो फ्यूजन है ये सन और बाकी जितने स्टार्स हैं उनमें चलता रहता है। इसी वजह से वहां पे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सन कितना दूर है ना, पर फिर भी उसकी एनर्जी हमें यहाँ पे अर्थ पे फील होती है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी हमने कहा ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है कैसे हो रही है, तो सेम चीज है जो हमने वहां पे डिस्कस करा था। यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं उसका जो मास होता है वो कम होता है, तो जो रिमेनिंग मास है वो ही किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो ये भी मास डिफेक्ट की वजह से ही एनर्जी यहाँ पे इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता है, यही वाला हमारा फॉर्मूला होता है, जहां पे डेल क्या है, डेल अपना मास डिफेक्ट है, ठीक है। चलिए अब ये मैंने आपको बता ही दिया है। सन में फ्यूजन हो रहा है, तो हमने कहा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स वहां पे मौजूद होते हैं, तो आपस में फ्यूजन करते रहते हैं, एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा, एक तो अभी मैंने दिखाया आपको जिसमें ड्यूटेरियम ट्राइटियम के साथ जुड़ रहा है, फिर ड्यूटेरियम खुद के साथ भी जुड़ सकता है, मैंने कहा। तो खुद के साथ देखो ये जुड़ा, तो इसने 1H3 बना दिया, यानी कि यहाँ पे इसने ट्राइटियम बना दिया और इसने एक यहाँ पे प्रोटियम जनरेट करा दिया, यानी कि सिंपल जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसको हम सिंपली प्रोटॉन भी कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं 1H1 की, तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन ही होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी इसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, और अभी तो हम न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके पास आपको पता है न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसको सिर्फ मैं प्रोटॉन भी कह सकती हूँ, ठीक है। इस वाली रिएक्शन में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा देखो, अब ये ट्राइटियम जो है इस केस में किसके साथ जुड़ रहा है, ये ड्यूटेरियम के साथ जुड़ रहा है, तो इसने क्या बना दिया, 2He4 हीलियम। तो एक स्टेबल न्यूक्लियाई में ये चेंज हो गया है, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन इसने एक रिलीज करा है और इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे इसने रिलीज करी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो देखो हमारे पास ना ये साइकिल भी एग्जिस्ट करती है हमारे सन में। तो सन में हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास तीनों आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास नहीं, सन के पास हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, तीनों ही वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या हो रहा है, तो मैंने कहा प्रोटॉन ये ही तो है, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन तो है ही नहीं उसके न्यूक्लियाई में, तो इसको मैं सिर्फ प्रोटॉन कह सकती हूँ। तो ये जब एक और के साथ कंबाइन करता है तो उस केस में ये बना देता है ड्यूटेरियम। इसके साथ साथ ये क्या बना रहा है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है, तो ये हमारा एक एंटी पार्टिकल होता है। एंटी का मतलब उल्टा ना, तो बस वही है, एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि यहाँ पे इसका मास एग्जैक्टली सेम होता है एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट विद एन ऑपोजिट साइन। अब आप कहोगे प्रोटॉन क्यों नहीं है इसका एंटी पार्टिकल, क्योंकि भैया प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है ना, उसका मास और इसका मास इलेक्ट्रॉन का सेम थोड़ी ना है। तो इसीलिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल की बात करूंगी वो होता है पॉजिट्रॉन। सेम चार्ज है, इस पे पॉजिटिव का है, इस पे नेगेटिव का है, और इनका मास क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। देन हमारे पास न्यूट्रिनो है। अब इस रिएक्शन में देखो क्या होता है, ये जो हमारे पास न्यूट्रिनो है ना, ये तो एस्केप कर जाता है। ये रिएक्शन पूरी स्टेप वाइज हो रही है, सन में हो रही है, तो ये न्यूट्रिनो तो एस्केप कर जा रहा है। ये जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है
ठीक है, ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेयर एनिहिलेशन कहते हैं। अभी बताऊंगी पेयर एनिहिलेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब यहाँ पे एक ड्यूटेरियम बन गया है, ये ड्यूटेरियम वापस से एक प्रोटियम के साथ या फिर प्रोटॉन के साथ आप कह सकते हो जुड़ता है और ये हीलियम बना देता है 2He3, और यहाँ पे गामा रेज जो है वो निकलती है। अब ये गामा रेज या तो सन में ही एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर यही हीट और लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर स्टेप 3 में क्या होता है, ये जो है हमारे पास हीलियम, ये आपस में क्या करते हैं, इसके न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं और यहाँ पे 2He4 हमारे पास बना देते हैं, विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ हीलियम, ठीक है। उसके बाद दो यहाँ पे प्रोटॉन भी बनते हैं एंड यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो नेट रिएक्शन अगर मैं लिखूंगी, क्योंकि ये तीनों ही स्टेप वाइज हो रही है, तो टोटल इन सबको ऐड करके अगर मैं लिख दूंगी रिएक्शन, तो हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, सो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 4 क्या है, प्रोटॉन्स है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, 2He4 में। यही रिएक्शन है इन स्टेप्स में अकर कर रही है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। बाकी आप सोच रहे होगे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो सॉरी, एंड हमारे पास जो गामा रे है वो कहाँ गई, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन कहाँ गया, इसका पेयर एनिहिलेशन हो गया इलेक्ट्रॉन के साथ, ये एस्केप कर गई, ठीक है। मोस्टली ये एस्केप ही कर जाती है, और जो गामा रेज है वो हीट एंड लाइट के फॉर्म में चेंज हो गए या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फिजन और फ्यूजन के डिफरेंस में। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत सिंपल है भैया। अगर मैं फिजन की बात कर रही हूं तो मैंने कहा बड़ा है वो छोटे छोटों में टूट जा रहा है, फ्यूजन में मैंने कहा छोटे छोटे हैं आपस में आके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की जरूरत थी, यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है फ्यूजन कराने के लिए, पर यहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड नहीं रहती है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो हमारे एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं उसमें न्यूक्लियर फिजन का हम यूज कर रहे हैं, और सन और स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। एनर्जी जो पर यूनिट मास रिलीज होती है यहाँ कम होती है, और हमने अभी देखा फ्यूजन में ज्यादा होती है जब हम कंपेरेबल मासेस की बात करेंगे। यहाँ पे चेन रिएक्शन है, हमने कहा एक न्यूट्रॉन है ना, क्या हो रहा है इसको, एक हमारे पास अगर न्यूट्रॉन है, चलो ऐसे समझ जाओ, एक न्यूट्रॉन है, हमने कहा उसने फिजन कराया यूरेनियम का, 3 और न्यूट्रॉन बनाए, फिर उन्होंने औरों का कराया, फिर और बने, तो एक चेन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कोई चेन रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन लास्ट टॉपिक है। तो अभी पहले मैं आपको पेयर एनिहिलेशन बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे यही कहा कि ये जो पॉजिट्रॉन है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के एनिहिलेट हो जा रहा है। एनिहिलेशन का मतलब सोचो डिस्ट्रॉय, ये दोनों आपस में आए तो ये डिस्ट्रॉय हो गए, पर इन्होंने क्या बना दिए, इन्होंने 2 गामा फोटॉन्स बना दिए। गामा फोटोन मतलब, जैसे फोटोन क्या है, अगर मैं लाइट रे की बात कर रही हूँ, जैसे विजिबल लाइट की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है उसमें फोटॉन्स होते हैं। तो सिमिलरली जो मेरे पास गामा रेडिएशन है उसके फोटोन है ये वाले, ठीक है, इसके फोटोन की मैं बात कर रही हूँ। तो 2 यहाँ पे गामा फोटॉन्स बनते हैं। अब फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होती है, hν भी होती है ना। तो यहाँ पे कई बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, hν प्लस hν, वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। hν प्लस hν का मतलब है कि 2 फोटोन ही बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फोटोन की एनर्जी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है जी, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक जो पॉजिट्रॉन है उसका जो एंटी पार्टिकल है वो आपस में आके मिल गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, 2 गामा फोटॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। इसी प्रोसेस को हम पेयर एनिहिलेशन कह देते हैं। यहाँ पे जो 2 गामा फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो यहाँ पे रिएक्शन, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, ये यहाँ पे पॉजिट्रॉन आया, आपस में आ गए, एनिहिलेट कर गए, 2 फोटॉन इन्होंने बना दिए, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ऊपर को तो एक नीचे को, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो ये मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्शन में क्या होगा, कुछ बनेगा, कुछ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास गामा फोटोन है और ये किसी हैवी न्यूक्लियस पे पड़ेगा, किसी हैवी न्यूक्लियस पे आके पड़ेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, 2 एंटी पार्टिकल्स। यानी कि यहाँ पे देखो इसने पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना दिए, तो यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन है वो क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, अभी हमने डिस्कस करा। तो 2 यहाँ पे ऐसे हमारे पार्टिकल्स बनेंगे जो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होंगे,
ठीक है। तो इनका मास हमेशा सेम रहेगा और चार्ज क्या होंगे इनमें, ऑपोजिट होंगे। किनमें, एंटी पार्टिकल्स में। समझ में आया। तो एनिहिलेशन में क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो हमारे पास दो यहाँ पे जो एंटी पार्टिकल्स हैं वो आपस में आ रहे हैं, तो दो गामा फोटोन बना रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, ये जो गामा फोटोन है किसी हैवी न्यूक्लियस पे पड़ रहा है, तब जाके हमारे दो एंटी पार्टिकल्स यहाँ पे बन जा रहे हैं। ठीक है। तो आई होप यार ये चीज समझ में आ गई होगी। बस यही हमारा आखिरी टॉपिक था और यहाँ पे हमारा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये होता है समाप्त। अगर इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। द नेम इज स्टडी वेयर हाउस 2.0, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लो और ये नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। ऐसे ही सारे जो वन शॉट लेक्चर्स हैं फॉर कंप्लीट पीसीएम इस चैनल पे आने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं करा है। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।